हेलो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 65 करेंगे जो कि डेट 9 दिसंबर 2020 के लिए है। और इस वर्कशीट में हम अपने न्यू चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को शुरू करेंगे। तो बच्चों देखो, इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करता है। अब रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी लिविंग बीइंग का अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी बट इट इज़ इसेंशियल फॉर द परपिटुएशन ऑफ स्पीशीज़। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन कोई नेसेसरी प्रोसेस नहीं है कि जैसे हमारे लिए रेस्पिरेशन एक नेसेसरी प्रोसेस है या डाइजेशन एक नेसेसरी प्रोसेस है, एक्सक्रीशन नेसेसरी प्रोसेस है। ये हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी प्रोसेस हैं कि जिनके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। लेकिन रिप्रोडक्शन कोई नेसेसरी प्रोसेस नहीं है कि इसके बिना लाइफ नहीं आगे बढ़ सकती। लेकिन किसी भी स्पीशीज़ को अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए कि वो स्पीशीज़ लॉन्ग टाइम तक इस अर्थ में रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन एक ज़रूरी प्रोसेस है। अगर अपनी अपनी उनको एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, नहीं तो लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ रिप्रोडक्शन के बिना आगे नहीं बढ़ेगी। बट इट इज़ एसेंशियल। ये ज़रूरी किसके लिए है? परपिटुएशन मतलब कि उस स्पीशीज़ का एक लंबे ड्यूरेशन तक, कई सालों तक, कई हज़ारों सालों तक अर्थ पर बने रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? तो क्या ऑर्गेनिज्म अपने जैसी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं? तो नहीं। ये है कि कोई एक स्पीशीज़, उसके बेसिक फीचर्स तो सेम होते हैं। हर जनरेशन में किसी भी स्पीशीज़ के बेसिक फीचर्स सेम होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे करेक्टर्स या बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो ऑफ स्प्रिंग्स में पेरेंट से डिफरेंट होते हैं। तो उसका रीज़न और उसका कारण हम जानेंगे इस वर्कशीट में। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर इफ़ देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। If body design are to be similar, the blueprint for these designs should be similar. Thus, reproduction at its most basic level will evolve, making copies of the blueprints of body design. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म जो हैं का जो बॉडी डिज़ाइन है, जैसे ह्यूमन बीइंग का बॉडी डिज़ाइन जैसा है तो उसके ऑफ स्प्रिंग का भी बॉडी डिज़ाइन वैसा ही होता है। तो अब हम देखेंगे कि सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं पूरी अर्थ में, उनके जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो जो बेसिक लेवल में जो रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है? लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन। तो बिल्कुल कॉपीज, एकदम ब्लूप्रिंट डेवलप करता है बॉडी डिज़ाइन का। वी नो क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो ब्लूप्रिंट डेवलप करने के लिए या ये इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो उसका बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा होगा, इसके लिए हमारे बॉडी की हर एक सेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। अब देखो बच्चों, जब आपने सेल पढ़ा था तो आपने पढ़ा था ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये लंबे लंबे इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ये मटर के दाने के जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जैसे मैं बना रही हूँ, इन्हें हम कहते हैं जीन्स। तो रिप्रोडक्शन में फीचर्स जो हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में जाएंगे और एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसफ़र होंगे, उसके लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चों, ये क्या है? इतनी यहाँ पे शायद जगह, ये क्या है? ये क्रोमोसोम्स हैं। तो ठीक है, आधा ही लिख रही हूँ मैं। और ये जो गोल गोल मैंने क्रोमोसोम्स के ऊपर ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये क्या है? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है?
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो वैसे इनको क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। अब ये जीन्स केमिकली किस चीज़ के बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए के जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये दानेदार स्ट्रक्चर्स जो बने हैं, ये होते हैं जीन्स। और जीन्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखी है डीएनए की फुल फॉर्म, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. If the information is changed, different protein will be made. Different protein will eventually lead to altered body design. अगर जो आपकी इंफॉर्मेशन है, डीएनए क्या करते हैं, डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स है प्रोटीन मेक करने के लिए। प्रोटीन मेक करने के लिए ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह का प्रोटीन डेवलप होगा। अगर इनकी इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो डिफरेंट तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं। अगर डीएनए की इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, और डिफरेंट प्रोटीन जब बनते हैं तो वो बॉडी डिज़ाइन को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देयरफॉर कॉपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू रिप्लिकेशन इज कॉल्ड अ डीएनए कॉपिंग एंड इट कैन बी इनहेरिटेड बाय द प्रोजेनी। तो इस तरह से जो कॉपी होती है जेनेटिक मटेरियल की, उसको थ्रू डीएनए के थ्रू जो कॉपिंग होती है जेनेटिक मटेरियल की, उसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, और यही जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग ब्रिंग्स सम वेरिएशन ईच टाइम। और जब भी डीएनए की कॉपिंग होती है तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस आती है कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाता है और उसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो जाता है, और विच इज़ द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। और वेरिएशन होने की वजह से उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ अलग हो जाते हैं, और इस तरह से वेरिएशन होते होते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बॉडी डिज़ाइन में इतना फ़र्क आ जाता है कि एकदम एक न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन। द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट subtly डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो सर्वाइविंग सेल होती हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। दिस इनबिल्ट tendency for variations during reproduction brings variation among individuals of the same species. This actually is useful for ensuring survival of the species. तो ये जो वेरिएशन की इनबिल्ट टेंडेंसी है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, ये क्या करती है, इंडिविजुअल के बीच में, सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल के बीच में भी ये वेरिएशन लाती है, और यही इंश्योर करती है किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल को, वेरिएशन ही इंश्योर करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब इम्पॉर्टेंस देखो कि वेरिएशन किस तरह से किसी स्पीशीज़ के सर्वाइवल को इंश्योर करता है, तो उसका क्या इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce। जो पॉपुलेशन होती है ऑर्गेनिज्म की, वो एक वेल डिफाइंड प्लेस होता है उसका इकोसिस्टम में, और इकोसिस्टम में किसी भी पॉपुलेशन के वेल डिफाइंड प्लेस को हम नीचे कहते हैं। वो क्या है, उसकी नीचेज हैं। इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, अपनी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को यूज़ करके ही वो अपनी इकोसिस्टम में एक पोजीशन को डिफाइन करते हैं, उसको एक पोजीशन को वो अपनी बनाए रखते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ द पर्टिकुलर नीचे। तो जो डीएनए की कॉपी करने की कंसिस्टेंसी है रिप्रोडक्शन में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक बेसिक फीचर्स को, बेसिक बॉडी डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए। और जब उसका बेसिक बॉडी डिज़ाइन मेंटेन रहता है तभी उसकी इकोसिस्टम में वो पोजीशन या नीचे जो है वो particularly defined रहती है। Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. However, niche can change because of reason beyond the control of the organism. तो
लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जैसे कोई नेचर कैलेमिटीज़ हो जाएं, कुछ भी चीज़ें हो जाएं, जिसकी वजह से कई बार ऑर्गेनिज्म के हाथ में भी नहीं होता है और उसको अपनी नीचे चेंज करनी पड़ती हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को स्टेबल बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, ऑफ स्प्रिंग्स ही नहीं होंगे, तो एक टाइम पे, जैसे कि देखो बच्चों, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कोरोना का। अगर कोरोना की महामारी ये इटली में जैसे इतनी ज़्यादा फैल गई, इतने लोग एक साथ मर गए, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो और एक जनरेशन के लोग अचानक किसी भी वजह से उनकी डेथ हो जाए, बहुत सारे लोगों की एक साथ, तो धीरे धीरे क्या होगी, वो पॉपुलेशन ख़त्म होने लगेगी। उसके इतने ऑफ स्प्रिंग नहीं रहेंगे जो कि रिप्रोडक्शन कर सके और वो पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू सेम स्पीशीज़ के नए नए इंडिविजुअल्स आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर suited to a particular niche, or if the niche were drastically altered, the population could be wiped out। जैसे कि किसी भी पॉपुलेशन के जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है, वो किसी पर्टिकुलर नीचे में रहते हैं और हम किसी वजह से वो नीचे ड्रास्टिकली अल्टर हो जाए, उस नीचे को हम ख़त्म कर दें, उस एरिए को, उस प्लेस में कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि वहाँ पे वो पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर सकती और अचानक से वो पॉपुलेशन वहाँ से चली गई। हाउएवर, इफ़ सम वेरिएंट were to be present in a few individual in this population, there would be some chance for them to survive. Thus, if there were a population of bacteria living in a temperature water, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but the few variant resistant to heat would survive and grow further। तो लेकिन फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंडिविजुअल्स बच जाते हैं जो कि उनकी पॉपुलेशन को ये मेक श्योर करते हैं कि आगे भी ये पॉपुलेशन चलती रहेगी, क्योंकि वो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे बच जाते हैं जो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल होते हैं। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है बैक्टीरिया का, कि कोई पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के वाटर में रहती है। अचानक से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बैक्टीरिया इस चीज़ के लिए अडेप्टेड नहीं थे कि वो इतना टेम्परेचर टॉलरेट कर पाएँ, तो अचानक से बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन फिर भी उन बैक्टीरियाज़ में कुछ ऐसे स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरिया के, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं बैक्टीरिया के जो टेम्परेचर रेसिस्टेंस हैं और वो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, जो कि सर्वाइव कर जाते हैं और आगे रिप्रोड्यूस करके वो ग्रो करते हैं और अपनी स्पीशीज़ को बचाए रखते हैं। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ओवर टाइम। इसलिए वेरिएशन जो है वो किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए एक लंबे समय तक सर्वाइवल के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। Reproduction, the life process that ensure that the plant or animal species will not disappear from this earth is reproduction। Reproduction एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो ये इंश्योर करती है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ एक लंबे समय तक इस अर्थ पर बनी रहेगी और अर्थ से डिसअपियर नहीं होगी। बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, जिसकी इस प्रोसेस के थ्रू ही एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देम, जो बहुत ज़्यादा उसके जैसा ही दिखता है। और ये दो तरह का होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली वन पेरेंट गिव राइज टू प्रोजेनी, जिसमें दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती, केवल एक सिंगल पेरेंट ही एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकता है। न्यू फ्यूजन ऑफ डीएनए इन्वॉल्व, उसमें दो डीएनए का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, और जो ऑफस्प्रिंग, जब डीएनए का फ्यूजन नहीं होता तो बच्चों डीएनए में वेरिएशन भी नहीं आता। तो डीएनए में जब वेरिएशन नहीं आता तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन फ्यूजन ऑफ डीएनए। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है तो दो पेरेंट के डीएनए का फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो पेरेंट से थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनमें आधे कैरेक्टर अपने वन पेरेंट के होते हैं, आधे दूसरे पेरेंट के होते हैं, और उसमें भी डीएनए की मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से कुछ नए कैरेक्टर भी डेवलप
हो जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आता। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है इसकी, और वेरिएशन हमारे इन्वायरमेंट में एक यूज़फुल प्रोसेस है। ये आप देख चुके हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए वेरिएशन एक यूज़फुल प्रोसेस है। तो इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सुपीरियर माना जाता है। थिंक एंड राइट द आंसर। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से थिंक करके राइट करने हैं। नेम द लाइफ प्रोसेस दैट इंश्योर्स दैट अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम दिस अर्थ। तो ये आप लिख सकते हो। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। ये भी आप इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें और एनसीईआरटी की बुक को ध्यान से पढ़ें, तो आप इसका आंसर लिखिएगा। वाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़। ये आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इफ़ द ऑस्प्रिंग इज रिप्रोड्यूस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन बाय इट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी आपको इधर बताया गया है। राइट द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सो सोर्स ऑफ प्रोटीन मेकिंग के कौन से हैं, डीएनए हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स है न्यूक्लियस में। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट हो गई है और ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी बुक से भी पढ़िए। चलो ओके, बाय बाय।